नमस्कार। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बर्थ चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में ये जो नेक्स्ट कुंडली हम ले रहे हैं, ये एक व्यूअर की कुंडली है। ये एक जातिका की कुंडली है और मेन इनका जो प्रश्न है वो ये है शादी को लेकर के कि शादी क्यों नहीं हो रही। तो एक तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द जनरल एनालिसिस ऑफ बर्थ चार्ट और समझेंगे कि ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। उसके बाद हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स द मैरिड लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखें तो ये कर्क लगन की कुंडली बनती है। लग्न कर्क है, चंद्रमा भी कर्क राशि में, लग्नेश लग्न में। तो जब भी आप देखें कि लग्नेश अगर लग्न में होता है तो उसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट होता है वो ये कि इंसान हमेशा अपने टर्म्स पे जीता है। कहीं पे भी वो कंफर्टेबल अगर फील नहीं करे तो वहाँ से निकल जाता है और हमेशा जहाँ पे उसको कंफर्ट मिलता है और अपने टर्म्स पे जहाँ पे वो रह सकता है वहीं पे वो रहेगा, दूसरों के टर्म्स पे नहीं रहना। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है जब आपका लग्नेश लग्न में ही बैठा होता है। अब क्योंकि ये कर्क राशि में है, जल तत्व राशि है और लग्न में जो है जल तत्व है, तो यहाँ पे होता क्या है कि इंसान के अंदर एक इमोशनल जो कंटेंट होता है वो हमेशा हमेशा से ज़्यादा रहता है। इसके बाद अगर आप देखें तो चंद्रमा के आसपास कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी से दृष्टि में है। तो ये एक क्लासिकल योग होता है जिसको कहते हैं केंद्रम दोष। हालांकि इसके बगल में केतु है, लेकिन केतु एक तरह से बस एक छाया है जो कि कोई अपना कोई तत्व उसको प्रोवाइड नहीं करता चंद्रमा को। तो इसलिए केंद्रम दोष का एक एग्जाम्पल हो जाता है। केंद्रम दोष में होता क्या है कि इंसान काफ़ी फ्री होकर के जीना चाहता है, किसी आइडियोलॉजी या फिर किसी चीज़ को लेकर के एसोसिएट नहीं होना चाहता और अपने हिसाब से। कुछ हद तक होता क्या है कि इनके इनके जीवन में डिसिप्लिन की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि जब आपका चंद्रमा किसी ग्रह जैसे बृहस्पति, मंगल या फिर शनि के साथ एसोसिएटेड होता है तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंसान बहुत ही फ्री माइंडसेट वाला होता है, फ्री मेंटालिटी वाला होता है, तो अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे काम करना चाहता है। किसी आइडियोलॉजी या फिर किसी चीज़ से एसोसिएट हो करके नहीं। या फिर कुछ काम करना भी है लाइफ में तो अपने ब्रांड के अंदर काम करना है, जो अपना ब्रांड होगा उसके लिए काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है। ये कुछ तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर आप एक फ्री थिंकर हो, अपने टर्म्स पे काम करना चाहते हो, तो फिर तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी के अंडर काम करना है तो फिर ये अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो यहाँ पे इसका ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आते हैं बाकी सारे योग्स के ऊपर। तो यहाँ पे अब देखिए एक बहुत ही अच्छा धन योग बन रहा है। सूर्य और शुक्र यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों साथ में दशम भाव में, जो कि एक बहुत ही अच्छा राजयोग बनाता है। सूर्य यहाँ पे उच्च का है। तो जब भी ऐसा कोई योग बने और इसमें कोई एक ग्रह उच्च का हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बल प्रोवाइड करता है उसको। इसका मतलब ये होता है कि अब क्योंकि द्वितीय का स्वामी अगर उच्च का हुआ है तो एक तरह से कहिए कि फाइनेंशियल जो फैमिली का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो उस कारण से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। दूसरा ये कि इनका जो खुद का लाभ है वो खुद का लाभ भी यहाँ पे जुड़ गया है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये अपना खुद का लाभ है वो इस तरह से इन्वेस्ट करेगी कि वो विद टाइम उनका आके बढ़ता चला जाए और विद टाइम दैट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट टू हर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा योग बन जाता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा राजयोग बन रहा है, वो ये है कि दशम का स्वामी एकादश में, एकादश का स्वामी दशम में। ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है। और उसके बाद फिर पंचम और नवम भाव का स्वामी दोनों एक साथ एकादश भाव में चले गए, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड राजयोग। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। बहुत ही ज़्यादा पावर है इसमें और बहुत ही एक तरह से कहिए कि स्ट्रेंथ वाला चार्ट है अपने टर्म्स के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के या फिर शादी होने के प्रॉब्लम। शादी हो नहीं रही है, शादी की बात नहीं चल पा रही है, तो इसका तो यहाँ पे फिर हम लोग सप्तम भाव को देखते हैं। तो ओवरऑल तो पर्सनालिटी या फिर चार्ट वाइज देखे जाए तो ये तो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सप्तम का जो स्वामी है वो चला गया आपका छठे भाव में। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी लेट से हो रही है, तो ये एक मेजर इंडिकेशन होता है। और अगर आपका सप्तमेश शनि बन जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आपकी शादी होती है, बहुत ज़्यादा पेन के बाद, क्योंकि शनि कोई भी काम करवाता है तो लेट करवाता है। बट देर इज़ अ गुड थिंग ओवर हेयर। शनि को अगर आप देखें तो शनि यहाँ पे पूर्व उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है।
ये नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इंडिकेट करता है कि जिससे भी आपकी शादी होगी दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो कि जिसके जिसके सोसाइटी में बहुत ही अच्छा नाम हो, जिसने सोसाइटी में काफ़ी अच्छा काम किया हो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट यू माइट बी एक्सपेक्टिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे शनि का अगर आप नवमांश में अगर इसका इंडिकेशन देखें तो शनि नवमांश में उच्च का हो गया है और जुपिटर और वीनस इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे ये शनि तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। एक और चीज़ देखें कि शनि यहाँ पे सूर्य से ट्राइन में है, विच मीन्स कि शनि इज़ वेरी क्लोज टू गेटिंग स्टैगनेंट। एक स्टेशनरी होता है ना प्लैनेट, जब वो डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड होने वाला है तो बीच में वो स्टेशनरी हो जाता है, या फिर रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने वाला होता है तो बीच में एक स्टेशनरी फेज आता है। तो दिस सैटर्न इज़ वेरी क्लोज टू गेटिंग स्टेशनरी। ये काफ़ी स्टेशनरी होने के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, शायद इनके जन्म के 3-4 दिन के अंदर ही शनि स्टेशनरी हो गया था। तो कभी भी कोई प्लैनेट, खास करके शनि जैसा प्लैनेट अगर स्टेशनरी हो जाता है तो वो जहाँ कहीं भी है अपने लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट ढूंढ लेता है, विच मीन्स कि यहाँ पे जिससे भी इनकी शादी होगी दैट पर्सन विल हैव अ वेरी ग्रेजुअल एंड स्टेडी ग्रोथ इन हिज लाइफ। अब क्योंकि शनि ग्रोथ दे रहा है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा आकस्मिक ग्रोथ नहीं देगा, वो धीरे धीरे लाइफ में ग्रोथ देगा, बट वो जो ग्रोथ होगा दैट विल बी क्वाइट सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इट विल बी वेरी गुड। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हाँ शी विल डेफिनेटली गेट मैरिड, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो ये कि नवमांश में और यहाँ पे लग्न कुंडली में काफ़ी अच्छा योग बना है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखे कि सप्तमेश जो है वो छठे भाव में तो चला गया, लेकिन छठे भाव में जाने के बाद छठे का जो स्वामी है वो एकादश में चला गया, विच मीन्स ये छठे का स्वामी का एकादश में जाना ये एक तरह से एक गेन इंडिकेशन होता है आपके लाइफ में। इसका अर्थ ये होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा थ्रू लिटिगेशन, थ्रू योर प्रोफेशन, थ्रू योर सर्विस। तो यहाँ पे एक सिंपल रेमेडी तो इनके लिए ये हो सकता है कि अगर ये कोई सेल्फलेस सर्विस अगर करती है, विच मीन्स सर्विस रिलेटेड टू धर्मा, बिकॉज जो 9th साइन होता है धनु राशि दैट इज़ एसोसिएटेड विद धर्मा, और अगर कोई धार्मिक कार्य में अगर ये अपना योगदान देती है तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। दैट विल एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ मैरिज फॉर हर। तो ये काफ़ी एक तरह से कहिए कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेमेडी है। अच्छा, यहाँ पे एक और जो खराब योग बनता है वो है पाप कर्तृ योग। पाप कर्तृ योग का क्या होता है कि सेवेंथ लॉर्ड जो होता है आपका वो ये इंडिकेट करता है कि आपका स्पाउस कैसा होगा, स्पाउस के क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। 7th हाउस जो होता है वो आपके इंटरपर्सनल रिलेशन का होता है। इंटरपर्सनल रिलेशन इन द सेंस कि आप सामने वाले से किस तरह से बर्ताव करते हो, सामने वाले के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जो 7th हाउस है यहाँ पे पाप कर्तृ योग बन रहा है, और पाप कर्तृ योग में जो कंट्रीब्यूटर है वो खुद 7th लॉर्ड ही है, जो कि यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इन शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो पहले पहले अगर इनका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है तो दैट कंफर्ट लेवल वोंट बी अचीव्ड, वो कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा वो रिलेशनशिप। उसका कारण यही है कि यहाँ पे पाप कर्तृ योग बन रहा है। अच्छा, विद टाइम अगर कोई रिलेशन इनका ग्रो करता है, विद टाइम अगर इनका कुछ आगे चलता है तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 7th लॉर्ड जो है वो सैटर्न है और क्योंकि स्टेशनरी हो गया है, और स्टेशनरी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट है और लेकिन उच्च का है, विच मीन्स दैट अगर कोई रिलेशन इनका लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर वो अच्छा फल दे रहा है तो ही वो टिक पाएगा। अगर इस कुंडली को देखें शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि क्योंकि पाप कर्तृ योग है तो शॉर्ट टर्म में कोई रिलेशन इनका टिक नहीं पाएगा until and unless अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द डेप्थ ऑफ द पर्सनैलिटी, या फिर पूरे तरह से इनको जानता है। तो यहाँ पे ये योग बन रहा है। पाप कर्तृ योग में एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बनी जाता है जहाँ पे सामने वाला इन शॉर्ट टर्म डजंट फील कंफर्टेबल। अच्छा, यहाँ पे उसके क्या कारण होते हैं? अगर इसको तो हमने ज्योतिष के टर्म्स में समझा, प्रैक्टिकल टर्म्स में समझे तो 8th हाउस क्या होता है कि किसी भी चीज़ के डेप्थ में चले जाना, किसी भी चीज़ के अंदर एकदम घुस जाना। तो यहाँ पे राहु अगर आपका 8th हाउस में हो जाता है तो होता क्या है ना कि आप सामने वाले को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसको उसके लाइफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आप डेप्थ में चले जाते हो। तो कभी कभी होता है क्या कि ये सामने वाले को पसंद नहीं आता,
अब यहाँ पे क्या हो गया है कि सेवन्थ हाउस जो होता है वो आपके साथ इंटरेक्ट करने का होता है, रिलेशन एंजॉय करने का होता है। अब ये क्या है कि सेवन्थ लॉर्ड जो है वो हाउस ऑफ सर्विस में चला गया है। तो आप सर्विस देते हुए या फिर किसी कहीं पे कुछ काम करते हुए तो रिलेशन को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इस कारण से होता क्या है कि एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बना देता है या फिर इस तरह का एनवायरनमेंट बना देता है जहाँ पे रिलेशन थोड़ा टिक पाना मुश्किल हो जाता है। हाउएवर इन लॉन्ग रन यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप सप्तम भाव को देखें तो यहाँ पे चंद्रमा चंद्रमा की दृष्टि है, यहाँ पे बृहस्पति की यहीं पे दृष्टि है, तो दो शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे है और कोई पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पे नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे फिर आप देखें तो शनि के इस भाव में फिर से जुपिटर की दृष्टि है, मतलब कि शनि जहाँ पे बैठा है उसके दोनों आसपास वाले भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है। हालांकि मंगल भी यहाँ पे शनि को दृष्टि दे रहा है, विच समवॉट इंडिकेट्स कि फिफ्थ और सेवन्थ का योग है, तो विच इंडिकेट्स द लव मैरिज। बट शनि को यहाँ पे एक तरह से बल मिला हुआ है, नवमांश में भी बल मिला हुआ है और यहाँ पे लग्न कुंडली में भी देखें तो इसके दोनों तरफ यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि है और यहाँ पे खुद ये काफ़ी अच्छे पोजीशन पे बीइंग स्टेशनरी। तो यहाँ पे ये है, तो विच मीन्स कि इन लॉन्ग रन अगर यहाँ पे इनका रिलेशनशिप देखे तो विथ इनिशियल स्ट्रगल, विथ इनिशियल हिकअप्स, आगे चल के जो इनका रिलेशन ग्रो करेगा, जो मैच्योरिटी आएगी, दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि यहाँ पे दोनों चार्ट के इंडिकेशंस में यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जैसा मैंने बताया था कि अगर चंद्रमा के अगले ही भाव में केतु होता है तो हर्ट होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ऐसे इंसान को। चंद्रमा के आसपास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केंद्रम दोष हो जाता है, लेकिन इसके आसपास अगर केतु हो जाए और ये इसकी जो गति है केतु की तरफ है, तो एक तो मैंने बताया कि ऐसा इंसान अपने टर्म्स में चीज़ों को करना चाहता है, किसी के अंडर नहीं। और दूसरा ये कि यहाँ पे हर्ट होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है तो ये लोग फिर दूसरे काम में निकल जाते हैं कि हाँ, एक चीज़ में मन लगा करके नहीं रहना। वो एक थोड़ा एक यहाँ पे टेंडेंसी होता है टू बी फ्री, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो फ्री होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, हर्ट तो हो गए, लेकिन यहाँ पे हर्ट होने की टेंडेंसी कैसे? यहाँ पे आप देखिए कि चंद्रमा तो है, लेकिन चंद्रमा के दोनों साइड पे पाप ग्रहों की उपस्थिति है या फिर दृष्टि है। मंगल यहाँ पे 27 डिग्री का है, विच मीन्स दैट ऑलमोस्ट इट हैज़ रीच द पॉइंट ऑफ 12th हाउस। और चंद्रमा के दोनों तरफ यहाँ पे राहु केतु का एक्सेस है और यहाँ पे शनि की दृष्टि है, विच मीन्स कि भले ही अकेले है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे कुछ डिस्कम्फर्ट यहाँ पे रहता है। अपने खुद के माइंडसेट को लेकर के एक्सेप्ट कर पाना, वो एक थोड़ा एक चैलेंज रहता है। बेसिकली ये हर्ट होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फॉर द रीज़न बिंग कि क्योंकि ये इस एक्सिस में है और इस एक्सिस में यहाँ पे शनि की दृष्टि है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर चंद्रमा की यहाँ पे डिग्निटी देखे जाए तो यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो गया है, तो अगेन विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो हमें समझ में आया कि कोई भी रिलेशन अगर इनका होगा तो विथ टाइम ही अगर ग्रो करता है तब जा कर के इनके लिए अच्छा है, ऐसे अच्छा नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म में अगर ये इंटरेक्ट करती है लोगों के साथ तो यहाँ पे हर्ट होने की टेंडेंसी यहाँ से आता है। तो ये तो हमें समझ में आया, तो आगे इनके लिए क्या है ये देखते हैं। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी का जो फेज़ है वो राहु में शुक्र का चल रहा है, शुक्र में राहु का चल रहा है। राहु यहाँ पे 8th हाउस में है, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के डेप्थ में जाना और किसी चीज़ को बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लोर करना, उसके लिए यहाँ ये डिप्रेशन का भी है और एक तरह से कहिए कि बहुत ज़्यादा मेंटली डाउन होने के भी योग होते हैं यहाँ पे। और क्योंकि इनके कुंडली में वो योग खुद ही बन चुका है कि एक साइड केतु हो और एक साइड शनि के एक्सिस पे, तो और राहु भी यहाँ पे 8th हाउस में, 8th हाउस की यहाँ पे दशा भी चल रही है, तो उस हिसाब से लगता है कि ये जो फेज़ होगा इनके लिए दिस विल बी अ बिट डिप्रेसिंग। उसका एक और कारण यहाँ पे ये भी है क्योंकि शनि यहाँ पे अष्टम भाव में प्रवेश करने वाला है। शनि जैसे ही अष्टम भाव में प्रवेश करता है तो फिर यहाँ पे इनके लिए जो डिप्रेस्ड होने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इनके लिए घातक होगा। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे फिर ट्रांसिट के हिसाब से देखा जाए और मंथली ट्रांसिट हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए शनि यहाँ अष्टम भाव में आ गया। चंद्रमा से अष्टम अगर शनि आ जाता है तो फिर यहाँ पे होता क्या कि शनि की ढैया,
शनि की ढैया, और शनि की ढैया क्या करती है कि आपके कुंडली में कोई अच्छे योग है तो उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, कुछ खराब योग हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। इस कुंडली में हम लोगों ने क्या समझा कि अच्छे योग क्या है, धन योग है, फिर यहाँ पे ये है कि लाभ है काफ़ी ज़्यादा, वर्क प्लेस में काफ़ी अच्छा रिकग्निशन है, तो ये सारे योग तो काफ़ी अच्छे, विच मीन्स दैट कि अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाली है, काफ़ी अच्छा इनके लिए रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहने वाले हैं इनके लिए, विच इज़ क्वाइट गुड। लेकिन यहाँ पे अब अगर आप पर्सनल, और क्योंकि शनि की ढैया है तो एक मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा कि यार इतना ज़्यादा काम आ गया है, इतना सब कुछ मैनेज करना है, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा क्योंकि अ, उसके आसपास कोई शुभ ग्रह नहीं है और उपस्थिति है तो सिर्फ पापी ग्रहों की, और पापी ग्रह ही दोनों साइड में दृष्टि दे रहे हैं, तो इस कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे मेंटली थोड़ा डाउन होने के योग आ जाता है, क्योंकि शनि की ढैया है और ये आपको मेंटली स्ट्रेस में डालने वाला है, तो यहाँ पे ये योग आपके यहाँ पे बन जाता है, तो विच मीन्स दैट वर्कलोड ज़्यादा होने वाला है, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से थोड़ा कुछ अपसेट्स आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि अपसेट्स के साथ साथ एक डिप्रेसिंग फेज भी इनके लिए शुरू हो जाएगा। हालांकि आगे अगर हम लोग देखते हैं, शुक्र में राहु एक अच्छा फेज़ होता है, ये मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था कि एक बहुत ही अच्छा फेज़ होता है आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे शनि वाला फेज़ आया विच विच विल बी क्वाइट डिप्रेसिंग। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं केतु, और ये शुरू हो जाता है वीनस। इसके बाद वाला जो फेज़ है वीनस राहु वीनस, और इसके बाद आगे के ग्रहों को देखें तो वीनस के बाद आता है सन मून एंड मार्स, तो ये दशा फिर ख़त्म। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वीनस राहु केतु ये वाला जो फेज़ है इनके लिए, ये यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। जब तक यहाँ पे शनि और शनि की ढैया भी इनको रहेगी तो ये एक तरह से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फेज़ इनके लिए रहने वाला है। जैसे ही यहाँ पे शुक्र शुरू हो जाता है और शनि फिर यहाँ पे ढैया तो चली रही है, लेकिन एक तरह से है क्या कि विथ स्ट्रगल विथ समथिंग वेरी हार्श शी विल फाइंड समथिंग वेरी गुड। तो ये योग इनके लिए बन रहा है अराउंड जुलाई 2023 के आसपास, तो इसके बाद से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शनि की ढैया रहेगी, कुछ स्ट्रगल रहेगा जीवन में, बट एक तरह से है क्या कि शी विल बी गेटिंग इनटू अ वेरी गुड फेज, जहाँ पे इसके बाद कोई खास स्ट्रगल जैसा कुछ है नहीं। तो ये है। आगे ओवरऑल अगर कुंडली में देखा जाए तो धन योग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लाभ के योग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन के हिसाब से देखा जाए ऐसा सेट कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट क्योंकि ये शनि नवमांश में उच्च का हो गया है और स्टेशनरी है, और साथ साथ अगर हम एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे जो सेवन्थ का स्पल सब लॉर्ड है वो भी शनि बन रहा है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें शनि हो गई, सेवन्थ लॉर्ड शनि है, सेवन्थ कस्पल सब लॉर्ड शनि है, और नवमांश में भी जो सप्तमेश है वो शनि है। इतना अगर शनि का प्रभाव हो जाता है तो फिर कोई भी रिलेशन शॉर्ट टर्म में ग्रो नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, और तभी जा कर के वो रिलायबल और स्ट्रांग हो पाता है, तभी जा कर के वो ग्रो कर पाता है। और अगर इस कुंडली के हिसाब से रेमेडी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये कोई सोशल सर्विस करती है विच इज़ एसोसिएटेड विद धर्म, तो यहाँ पे इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि एज अ सेड ये जो शनि है ये धार्मिक साइन में है, तो अगर धार्मिक साइन से धार्मिक चीज़ों से अगर ये जुड़ जाती है, वहाँ पे जाकर के कुछ सर्विसेज करती है, तो दैट, और या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में लोगों की मदद करें, लोगों को हेल्प करें टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, टू ग्रो इन देयर करियर, सेल्फलेसली अगर आप हेल्प करते हैं कहीं पे भी विथ ऑल प्योर इंटेंशंस, तो ये भी आपको लाइफ में ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ग्रो करने में, और इन द सेंस रिलेशनशिप को रेक्टिफाई करने में, रिलेशनशिप को सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा रेमेडी वाइज। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। अगर आप भी अपने चार्ट के एनालिसिस चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और अपना डिटेल दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।